नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मानचित्र के बारे में। मानचित्र जिसे इंग्लिश में मैप्स बोलते हैं। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि मानचित्र क्या होता है, उसका पूरा परिचय के बारे में पढ़ेंगे, उसकी जो तत्व हैं, उसकी विशेषताएं हैं और अलग अलग काल में यानी कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में जो मानचित्र में परिवर्तन हुए हैं, जैसे अलग अलग जो हमारे जोग्राफर्स थे उन्होंने अपने अपने मानचित्र बनाए, उसके बारे में भी हम थोड़ा शॉर्ट में उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरा अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोस को अपलोड करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में आ जाए। तो और इसका जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक मानचित्र यानी कि मैप को। पहले हम इसका परिचय पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। मानचित्र में समस्त पृथ्वी अथवा उसके किसी भाग का सानुपात प्रदर्शन होता है। यह प्रदर्शन मापक के अनुसार सांकेतिक चिन्हों के द्वारा समतल सतह या कागज पर किया जाता है। यानी कि देखिए, मानचित्र क्या होता है, इसमें किस पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र का, कोई भी क्षेत्र है तो जो वो वास्तविकता में है उसको एक जो हमारा स्केल होता है, आरएफ स्केल होता है, उस पे छोटा करके उसको प्रदर्शित किया जाता है मानचित्र पे। अब देखिए, कोई भी एरिया होता है वो इतना बड़ा होता है तो उतना बड़ा तो हम मानचित्र नहीं बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको स्केल पे उसको छोटा करके हम उसको मैप पे प्रदर्शित करते हैं। मानचित्र यह प्रदर्शन मापक के अनुसार सांकेतिक चिन्हों के द्वारा समतल सतह या कागज पर किया जाता है। यानी कि जो हम ये प्रदर्शन करते हैं, किसी एरिया को हम मैप के थ्रू दिखाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हम कुछ सांकेतिक चिन्हों के द्वारा यानी कि कुछ सिंबल्स होते हैं जिसके थ्रू हम दिखाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कोई मैप दिखा रहे हो, कोई वेजिटेशन का दिखा रहे हो, कहीं पे आप रिवर दिखा रहे हो, कहीं पे माउंटेन दिखा रहे हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें सिंबल्स बने होते हैं जिस सिंबल्स को देख के ही आप पहचान जाते हो, है ना। तो इन सांकेतिक चिन्हों के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है मानचित्र को। मानचित्र को अंग्रेजी भाषा में मैप कहा जाता है। इस मैप शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मप्पा से हुई है, जिसका अर्थ कपड़े का रुमाल होता है। ये जो वर्ड है ये आप ध्यान से सुनिएगा कि जो ये मैप शब्द, जो कि हमारा मैप शब्द है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई, तो एक लैटिन लैंग्वेज है तो उसका एक वर्ड है मप्पा, उससे हुई है। और इस मप्पा का अर्थ क्या है, कपड़े का रुमाल। अतः प्राचीन काल में मानचित्र कपड़े पर बनाए जाते थे। इस मप्पा शब्द को सर्वप्रथम प्रचलित करने का जो श्रेय है वो सेंट रिक्वेयर के मिकिन को है। इन्होंने उन्होंने सन 840 में विश्व मानचित्र के लिए मापा मुंडी शब्द का प्रयोग किया था। मानचित्र कागज, कपड़ा, ताम्रशीट आदि के समधरातल पर खींचा जाता है। मानचित्र पर केवल लंबाई व चौड़ाई के विस्तार को ही प्रदर्शित किया जाता है। इस मानचित्र पर पृथ्वी की वास्तविक स्थिति प्रदर्शित नहीं की जा सकती है क्योंकि पृथ्वी गोलाकार रूप में है। इसका ठीक ठीक प्रतिरूप ग्लोब है, ना कि मानचित्र। भूगोलवेत्ता के लिए भौगोलिक जानकारी कराने वाला सबसे बड़ा साधन मानचित्र है, इसलिए मानचित्र का विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। ये तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी ज्योग्राफर होगा तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रखती है मैप, क्योंकि ज्योग्राफी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमें लोकेशंस के बारे में, कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं, चाहे हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें हमारे लोकेशंस ज़रूर आती हैं। तो इसलिए हमें मानचित्र का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए। और साथ ही जैसे हम पढ़ते हैं कुछ भी ज्योग्राफी को, तो साथ में जैसे हमें मैप की बुक को लेके बैठना चाहिए, क्योंकि उसमें जगह जगह पे जैसे अलग अलग जगह के नाम आते हैं तो हम उसको मैप के थ्रू देख सकते हैं। तो एक जोग्राफर के लिए एक मैप का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो ज्योग्राफी में यानी कि जो भी ज्योग्राफर्स होते हैं उनके लिए मैप जो है काफ़ी हेल्पफुल होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वो इसी चीज़ पे स्टडी करते हैं, उन्हें अलग अलग क्षेत्रों के बारे में जानकारी चाहिए होती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका यूज़ होता है मैप का हमारा। और साथ ही इसका हमें विस्तृत ज्ञान होना आवश्यक है। मानचित्र निर्माण के लिए मापक का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना मापक के बना मानचित्र रेखा चित्र कहलाता है। कोई भी मैप बनता है तो उस मैप को हम एक स्केल पे एक मेज़रमेंट करके ही बनाते हैं। और जो भी मैप बिना मेज़रमेंट के बनता है तो उसे हम मैप नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे रेखा चित्र कहेंगे कि बस हाथ से खींचा गया मानचित्र है। यानी कि जो बिना माप के बनता है, जो बिना मेज़रमेंट के मैप बनाया जाता है उसे हम रेखा चित्र कहते हैं, ठीक है। और जो मेज़रमेंट होके बनता है उसे हम मानचित्र कहते हैं।
और बिना मापक के कोई भी मैप नहीं बनता है। फिर हम पढ़ेंगे मानचित्र की परिभाषा के बारे में, डेफिनेशन ऑफ मैप। तो मानचित्र को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है। कुछ परिभाषाएं नीचे दी जा रही हैं। इरविन रेज के अनुसार, तो इरविन रेज जो है एक विद्वान हैं, इन्होंने अपनी परिभाषा दी है कि मानचित्र सामान्यतः धरातल के किसी बड़े क्षेत्र के कुछ क्षेत्रीय वितरण का अत्यधिक संकुचित मापक पर चुना हुआ चिन्ह युक्त तथा सामान्यीकृत चित्र है। ये किसने दी थी? हमारे इरविन रेज ने ये डेफिनेशन दी थी। इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। मैप इज अ सिलेक्टिव, सिंबलाइज्ड एंड जनरलाइज्ड पिक्चर ऑन a much reduced scale of some spatial distribution of a large area, usually the earth's surface. नेक्स्ट है फ्रिंच एवं त्रिवार्था के अनुसार मानचित्र धरातल के आलेखीय निरूपण होते हैं, यानी कि मैप्स आर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। फिर F.J. मॉन्कहाउस के अनुसार निश्चित मापकों के अनुसार धरातल के किसी भाग के लक्षणों के समतल सतह पर निरूपण को मानचित्र कहा जाता है। मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑन अ प्लेन सरफेस ऑफ द फीचर्स ऑफ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस ड्रॉन टू सम स्पेसिफिक स्केल। फिर रघुनंदन सिंह एवं लेखराज सिंह कनौजिया के अनुसार मानचित्र समस्त पृथ्वी अथवा उसके किसी एक भाग का जैसा कि वह ऊपर से दृष्टिगत होती है परंपरागत चित्रण है। तो ये हमारी डेफिनेशंस थी जो हमारे अलग अलग विद्वानों ने दी थी मैप की परिभाषा। अब हम स्टडी करेंगे कि मानचित्र के उद्देश्य क्या हैं। पर्पस ऑफ मैप। मानचित्र भूगोल के लिए एक उपकरण है। मानचित्र ऐसी कुंजी है जिसके माध्यम से भूगोल पढ़ने वाला शीघ्र ही सूचना प्राप्त करता है। मानचित्र का सबसे बड़ा उद्देश्य धरातलीय स्वरूप यथा पर्वत, पठार, मैदान एवं घाटियाँ, महासागर एवं झीलें, वनस्पति, खनिज संपत्ति, जीव जंतु आदि की अवस्थिति यानी कि लोकेशन का ज्ञान कराना है। तो मानचित्र को क्या कहा गया है? भूगोल का उपकरण कहा गया है। मानचित्र क्या है? एक ऐसी कुंजी है जिसके माध्यम से भूगोल पढ़ने वाला शीघ्र ही सूचना प्राप्त करता है। मैंने कहा ना भी आपको पहले कि जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो बगल में हमें मैप की बुक रखनी पड़ती है पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसको हमें मैप पे सर्च करना पड़ता है ना। तो मैप क्या है? इसे अगर हम मैप को साथ में रख के पढ़ते हैं तो इससे हमें इन्फॉर्मेशन, जो भी हमें कुछ सूचना चाहिए होती है, तो सीधे पीछे से हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देखते हैं, कोई भी एरिया है और उसको सीधे फाइंड कर लेते हैं मैप पे। तो यानी कि मैप का एक ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल है, मतलब बहुत यूज़फुल होती है, बहुत इम्पॉर्टेंस रखती है। और इसमें क्या होता है कि जो मानचित्र जो है इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है कि जो भी धरातल के स्वरूप होते हैं, जैसे कि हमारे पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान, जो भी चीज़ें होती हैं, तो इसकी स्थिति को दर्शाना जो होता है, ये भी इसका मेन उद्देश्य होता है। और मानचित्र के आधार पर पृथ्वी पर जनसंख्या वितरण तथा बस्तियों के प्रतिरूपों का वर्णन किया जाता है। इसके अलावा कृषि, कारखाने, परिवहन, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रणालियों के भौगोलिक तथ्यों एवं कारकों को स्पष्ट करना मानचित्र का उद्देश्य है। तो संक्षेप में मानचित्र के निम्न उद्देश्य देखिए, यहाँ तो कुछ ही हैं लिखे हैं उद्देश्य, तो मानचित्र के तो बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे कि पहला है कि यह पृथ्वी की वास्तविक स्थिति का ज्ञान कराता है, कि जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी की जो वास्तविक स्थिति क्या है, कि पृथ्वी पे जो भी लोकेशन है वो कहाँ पे, तो उसकी बिल्कुल एक्यूरेट जो लोकेशन है वो दिखाता है मेरे मैप। यह पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति, धरातलीय स्वरूप तथा अनेक संसाधनों की स्थिति की सूचना देता है। आपने मैप की बुक्स में देखा होगा कि हम उसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में, जैसे रिसोर्सेज का अलग होता है, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन होते हैं उसका अलग तरीके से मैप बना होता है। तो यानी कि हर प्रकार की जो भी सूचनाएँ होती हैं वो हमें मैप देता है। फिर यह पृथ्वी तल के लक्षणों और स्थानों को प्रदर्शित करके उनके आपसी संबंधों को व्यक्त करता है। फिर फोर्थ है 18वीं शताब्दी में इनका उद्देश्य सैनिकों को धरातलीय जानकारी देना था और 20वीं शताब्दी में यह आर्थिक संसाधनों का प्रदर्शन करने लगे। आधुनिक युग में इनका उद्देश्य किसी स्थान की जानकारी देना है जिससे कोई भी मनुष्य अपरिचित स्थान को पहुंच सके। आज भी आप देखिए, जैसे कि हम कह सकते हैं गूगल मैप, है ना, तो गूगल मैप पे पूरा मैप आ जाता है और आपको कोई भी लोकेशन जो आपको नहीं पता है तो आप उस पर फाइंड करके अपनी लोकेशन पे पहुंच सकते हैं।
इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे मानचित्र की विशेषताओं के बारे में कि मानचित्र की विशेषताएं क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैप। तो पहली विशेषता है कि मानचित्र एक परंपरागत या सांकेतिक प्रदर्शन है जिसमें पृथ्वी पर दिखाई देने वाले प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वस्तुओं का प्रदर्शन कुछ पूर्व निश्चित संकेतों के द्वारा किया जाता है जिन्हें परंपरागत या रूट चिन्ह कहते हैं। भारत में प्रयुक्त इन चिन्हों का प्रदर्शन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा होता है। मानचित्र क्या है, एक सांकेतिक प्रदर्शन है। इसमें क्या होता है कि पृथ्वी पर जो भी दिखाई देती हैं, जो भी प्राकृतिक रूप से दिखाई देती हैं या फिर कुछ भी मैनमेड जो भी चीज़ें हैं, तो उसका प्रदर्शन हम क्या करते हैं, किसके थ्रू, कुछ सिंबल्स के थ्रू दिखाते हैं। और ये जो सिंबल्स होते हैं, ये प्रदर्शन कौन करता है, हमारा सर्वेक्षण विभाग करता है हमारे भारत में। और सर्वे ऑफ इंडिया का हमारे देहरादून में है ना। फिर मानचित्र का निर्माण समतल सतह या कागज पर होता है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृथ्वी का धरातल समतल ना होकर गोलाकार होता है। इसके साथ ही पृथ्वी पर स्थित विभिन्न ऊंचाई वाली प्राकृतिक तथा मनुष्यकृत वस्तुएं दिखाई देती हैं। मानचित्र में गहराई तथा ऊंचाई का प्रदर्शन सरलतापूर्वक नहीं किया जा सकता है, अतः यह पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं होता है। यानी कि मानचित्र में आप देखो, वो मैप है, उसमें केवल आप क्या दिखा सकते हो कि ऊपर से दिखा सकते हो ना, कि बिल्कुल हाइट से कोई चीज़ कैसे दिखती है, कोई लोकेशन कहाँ पे, ये दिखा सकता है। लेकिन आपको हाइट या फिर जो उसकी डेप्थ है, गहराई है, वो थोड़ा दिखा पाएगा मैप में। और अगर कहीं पे, अगर बाई चांस कहीं पे दिखाया भी होता है तो वो बिल्कुल क्लीन नहीं होता है, ठीक है, एक्यूरेट मतलब कि शुद्ध नहीं होता है। ठीक है, तो यानी कि जो मानचित्र होता है उसमें जो हमारी गहराई होती है, यानी कि डेप्थ होती है, ऊंचाई यानी कि हाइट होती है, उसका जो प्रदर्शन होता है वो ईजिली नहीं किया जा सकता है। और ये पूर्ण रूप से अगर कहीं पे अगर दिखाते भी है तो ये बिल्कुल शुद्ध नहीं होता है। कुछ अंशों में ऊंचाई को प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखाओं का भी सहारा लेना पड़ता है। अब आपने मैप में देखा होगा, जो हमारी समोच्च रेखाएं होती हैं, है ना, तो इसे हम शायद कंटूर लाइंस कहते हैं इंग्लिश में, तो उनके थ्रू भी हम ऊंचाई को दिखाते हैं। फिर थर्ड है, मानचित्र में भौतिक आकृतियों को भी उसी रूप में प्रदर्शित किया जाता है जिस रूप में वे वायुयानों से देखने पर दिखाई पड़ती हैं। वायुयान से वस्तुएं जो होती हैं वो चपटी दिखाई देती हैं। यानी कि मैप में आप कोई भी चीज़ देखते हो तो ऐसा लगता है ना कि आप ऊपर से उस चीज़ को देख रहे हो। तो मैप में कोई भी चीज़ दिखाई जाती है तो वो इस प्रकार से दिखाई जाती है कि वो ऊपर से दिख रही है। और ऊपर से कोई भी चीज़ देखते हैं आप, हाइट से, आप एरोप्लेन से कोई भी चीज़ देखेंगे बैठ के, तो आपको कैसी दिखेगी वो चीज़, है ना, तो वो वैसे दिखाया जाता है आपको। यानी कि ऊपर से दिखने पर जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल चपटी दिखाई देती हैं, है ना। कोई भी मैप में आपको सामने से नहीं दिखाएगा कि वो सामने से कैसा मैप दिख रहा है, हमेशा दिखाते हैं तो वो ऊपर से दिखाते हैं कि ऊपर से कैसा दिखता है वो जगह। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट है, मानचित्र में पृथ्वी का भाग निश्चित अनुपात के हिसाब से घटाकर दिखाया जाता है। यानी कि मैंने आपको पता है ना, उसको स्केल पे मेजरमेंट करके उसको छोटा करके दिखाते हैं। यदि हम पृथ्वी पर उसके किसी भूभाग के वास्तविक धरातलीय विस्तारों से समतल कागज पर चिन्ह बनाना चाहें तो उसी के बराबर हमें कागज की भी आवश्यकता होगी तथा इस समतल कागज को उस भूभाग पर फैलाना भी पड़ेगा, जो वास्तव में किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। और बिना मापक के कोई मानचित्र है ही नहीं। मतलब अगर आपको कोई भी एरिया दिखाना है तो ऐसा तो है नहीं कि अब इतना बड़ा बड़ा, मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि अगर हमें कोई भी एरिया दिखाना है तो ऐसा नहीं होगा ना कि आप उतना बड़ा ही मैप बनाओगे और फिर उस मैप को पूरा फैलाओगे उतने बड़े एरिया में और तब उसका मैप बनाओगे। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, ये इट्स इम्पॉसिबल, है ना। तो इसलिए क्या है कि मैप जो होता है, एक तो पहले हमेशा वो मेज़रमेंट करके बनाया जाता है, मापक पे बनता है और उसको छोटा करके दिखाया जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे मानचित्रों के महत्व के बारे में, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैप्स। तो मानचित्र भूगोल का एक अत्यंत आवश्यक अंग है। मानचित्र भूगोलविद्ता के लिए एक आवश्यक यंत्र अथवा उपकरण है, क्योंकि मानव और वातावरण के पारस्परिक संबंधों की व्याख्या में यह प्रत्यक्ष योग देता है। भूगोलविद्ता को वातावरण संबंधी ज्ञान के लिए स्वाभाविक रूप से उसकी प्राकृतिक रूपरेखा, पर्वत, मैदान, पठार, नदी, झरना, जंगल, वर्षा, सूर्यताप आदि के साथ साथ सांस्कृतिक रूपरेखा, सड़क, रेल मार्ग, मकान, कारखाने आदि के से भी परिचित होना पड़ता है। मानचित्र एक ऐसी कुंजी है जिसके माध्यम से भूगोलवेत्ता तथा साधारण मानव को शीघ्र ही सूचना प्राप्त हो जाती है। मानचित्र की सबसे बड़ी विशेषता उसकी संक्षिप्तता है, क्योंकि हम एक छोटी सी चीज़ में आप पूरी चीज़ को हम
समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। एक मैप होता है, अब आप देखो, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप एक मैप ही ले लो, ठीक है, एक कोई भी एक मैप ले लो, जैसे आप इंडिया का ही मैप ले लो, पॉलिटिकल मैप ले लो या फिर आप फिजिकल ले लो, तो आप देखो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको केवल एक ही चीज़ दिखेगी, आपको उस पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस एक ही मैप में, है ना। तो संक्षिप्तता है उसकी विशेषता। वर्तमान समय में मानचित्र केवल भूगोलवेत्ताओं में ही नहीं बल्कि सर्वसाधारण में बहुत ही लोकप्रिय तथा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए मानचित्र निम्न कार्यों के लिए संबंधित व्यक्ति एवं अधिकारियों में बहुत प्रचलित है। तो किन के लिए, देखिए, पहला है कि नाविकों तथा यात्रियों के लिए मानचित्र मार्ग निर्देशन का कार्य करता है। यानी कि कोई भी जैसे नाविक होते थे, अब पहले के टाइम पे जब उस समय क्या करते थे लोग, मैप का सहारा लेते थे जब उन्हें कहीं पे भी जाना होता था, है ना। तो नाविकों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, या फिर यात्रियों के लिए जो भी यात्रा करते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो वो भी मैप के थ्रू ही कहीं पे जाते थे। तो उनको मार्ग निर्देशन का, यानी कि कोई भी जगह है रास्ता दिखाने का, उसको गाइड करने का काम कौन करता था, मैप करता था। विश्व के अथाह महासागरों को पार करने के लिए नाविकों को सही ज्ञान मानचित्रों से ही मिलता है। यात्रा संबंधी मानचित्र टंग स्लिप हो गया, टूरिस्ट गाइड मैप से यात्रियों को सभी प्रकार का मार्ग निर्देशन मिलता है। फिर नेक्स्ट है, सेना के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध एवं सैनिक कार्यों के लिए मानचित्रों का महत्व और भी अधिक है। भूपत्रक मानचित्र यानी कि टोपोग्राफिकल मैप्स युद्ध संचालन में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। इनसे पुलों, जंगलों, नदियों, बस्तियों, जलपूर्ति स्थानों आदि की सूचना मिलती है। फिर थर्ड है, प्रशासक के लिए मानचित्रों का बहुत अधिक महत्व है। प्रशासक के लिए राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा जिला स्तर की सीमाओं की जानकारी मानचित्रों से मिलती है। ग्राम, तहसील, ब्लॉक आदि की सीमाओं का निर्धारण भी मानचित्र में होता है। फिर फोर्थ है, वर्तमान युग योजनाओं का युग है और राष्ट्रीय तथा क्षेत्र योजनाओं को तैयार करने के लिए मानचित्रों का ज्ञान जरूरी है। किस क्षेत्र का आर्थिक विकास किस प्रकार का है, इसका ज्ञान हमें वितरण मानचित्र यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन मैप से मिलता है। छात्रों के लिए मानचित्र गागर में सागर की उक्ति को चरितार्थ करते हैं। भूगोल, सैन्य विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान के छात्रों के लिए मानचित्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किन के लिए यूज़ होता है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें। फिर है, अब हम पढ़ेंगे मानचित्रों के मूल तत्व क्या है, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ मैप। तो मानचित्रों के प्रमुख मूल तत्व निम्न है। पहला क्या है कि जो मानचित्र होता है वो पृथ्वी के धरातल के किसी भाग का चित्र है। फिर प्रत्येक मानचित्र का एक मापक होता है। मानचित्र पर हमारी अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जाल होता है। अक्षांश व देशांतर यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स जो लाइन्स होती हैं वो होती हैं। मानचित्र पर भूपटल के विभिन्न स्वरूपों को दिखाने के लिए परंपरागत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। फिर है, मानचित्र के शीर्ष की ओर उत्तर दिशा होती है। कोई भी मैप बनाते हैं हम उसके ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। मानचित्र पर पृथ्वी की गोलाकार आकृति प्रदर्शित करने के लिए प्रक्षेप की रचना की जाती है। प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्शन की रचना की जाती है। फिर आता है, मानचित्रों का विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ मैप्स। मानचित्रों का इतिहास अति प्राचीन है। प्रागैतिहासिक काल से आधुनिक काल तक मानचित्रों की विषय वस्तु में वृद्धि होती रही है तथा मानचित्रों के निर्माण की विषय वस्तु में सुधार होता रहा है। मानचित्र के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया जाता है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब हम पढ़ेंगे प्राचीन काल के बारे में, यानी कि द एंशिएंट पीरियड्स के बारे में। प्राचीन काल के मानचित्रों को 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला है हमारा प्राचीन आदिम मानचित्र, यानी कि द एंशिएंट प्रिमिटिव मैप। प्राचीन काल में आदिम जनजातियों के द्वारा बनाए गए अपने निवास क्षेत्रों के मानचित्रों से है। ये मानचित्र निम्न है। तो पहला है मार्शल द्वीपवासियों का समुद्री चार्ट्स। तो इन्होंने जो ये चार्ट बनाया था, देखिए, आदिम मानचित्रों में प्रशांत महासागर के मार्शल द्वीपवासियों द्वारा बनाए गए जल यात्रा चित्रों का विशेष स्थान। तो ये मैप जो है ये उनके द्वारा बनाया गया था। जो ये आदिवासी थे उन्होंने ये समुद्री चार्ट बनाया था। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट एस्किमो मानचित्र की। तो अलास्का, कनाडा व एवं ग्रीनलैंड के हिमाच्छादित यानी कि बर्फ से ढके हुए जो क्षेत्र हैं उनको बोलते हैं हिमाच्छादित। ठीक है, तो हिमाच्छादित भागों में रहने वाले एस्किमो किसे कहते हैं? जो इन एरियाज में जो
इन एरियाज़ में रहते हैं उनको एस्किमोज बोलते हैं। तो इन लोगों ने मानचित्र बनाने की कला में, ये लोग जो थे वो मानचित्र बनाने की कला में बहुत होशियार थे। इनके द्वारा बनाए गए मानचित्र इन क्षेत्रों के हैं आधुनिकतम मानचित्रों से भी अधिक उपयोगी हैं। तो देखिए ये जो है ये एस्किमोज के द्वारा बनाया गया मानचित्र है। फिर हम बात करेंगे एज़टेक मानचित्र के बारे में। तो इनके मानचित्र अत्यधिक अलंकृत होते थे तथा इनमें स्थलाकृतिक विवरणों की अपेक्षा ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण अधिक होता था। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मैप में देख सकते हैं, इसमें लोगों को कहीं पे देखिए वीणा बजाते हुए दिखा रखा है, किसने कुछ इंस्ट्रूमेंट ले रखा है, ठीक है। यहाँ पे कोई कुछ काम करे तो यहाँ पे लोगों को दिखाया गया है, यहाँ पे किसी प्रकार का स्थलाकृतिक चीज़ों को नहीं दिखाया गया है। फिर ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये था एज़टेक मानचित्र है। फिर आता है बेबीलोनी मानचित्र जो है, बेबीलोनी। तो इन मानचित्रों को देखकर भली भांति समझा जा सकता है कि यह कहाँ का मानचित्र है। इस मानचित्र में दो पहाड़ियों के मध्य एक नदी दिखाई गई है, ये इराक की फरात नदी है। इराक की फरात नदी है ये जो दिखाया है इसमें, ये देखिए ये रिवर जा रही है ना। तो मानचित्र के दक्षिणी भाग में झील या समुद्र है जिनमें यह नदी गिरती है। तो ये जो मानचित्र बनाया गया है, देखिए यहाँ पे माउंटेन बना रखा है, ये माउंटेन बना रखा है, फिर एक ये रिवर दिखा रखी है और एक ये रिवर दिखा रखी है ना, ये चीज़ें है। तो ये बेबीलोनी मानचित्र है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ग्रीक मानचित्र कला यानी कि ग्रीक कार्टोग्राफी। ग्रीक विद्वानों ने पृथ्वी के आकार तथा गोलीय आकृति ज्ञात की थी। प्रमुख प्राचीन यूनानी विद्वानों के योगदान को नीचे लिखा गया है। अब देखिए जो ग्रीक जोग्राफर्स थे तो उन्होंने जो ये मैप्स बनाए हैं उनके बारे में है, जैसे कि एनेक्सीमेंडर ने जो ये मैप बनाया है, एनेक्सीमेंडर जो थे वो एक यूनानी दार्शनिक था, उसे मिलेट्स का एनेक्सीमेंडर नाम से पुकारा जाता है। एनेक्सीमेंडर को संसार का प्रथम मानचित्र निर्माता माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि प्रथम मानचित्र निर्माता किसे माना जाता है, तो एनेक्सीमेंडर को। मिलेट्स का एनेक्सीमेंडर किसको कहते हैं, तो एनेक्सीमेंडर को कहते हैं। उनके द्वारा निर्मित इस मानचित्र में भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र एवं एशिया के कुछ भाग दिखाए गए हैं। तो ये जो हमारा मैप है ये एनेक्सीमेंडर का संसार मानचित्र है। देखिए यहाँ पे इन्होंने लीबिया को यहाँ दिखाया, अरेबिया यहाँ, एशिया यहाँ, इंडिया यहाँ दिखा रखा है ना। आर्मीनिया को यहाँ दिखाया गया है, ये यूरोप दिखा रखा है ना। तो ये एनेक्सीमेंडर ने अपना पूरे वर्ल्ड का मैप बनाया था। फिर हम बात करेंगे इरेटसथनीज की। तो इरेटसथनीज ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से, इन्होंने यानी कि साइंटिफिक मेथड से पृथ्वी की परिधि को, परिधि मतलब सरकमफेरेंस को मापने का प्रयत्न किया था। तो किसने किया था, हमारे इरेटसथनीज ने किया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें से कुछ कुछ लाइन्स जो आ रही है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके नेट के पेपर में पूछ लेता है। फिर इस मानचित्र में 7 अक्षांश रेखाएं व 7 देशांतर रेखाएं दिखलाई गई थी। आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसने मानचित्र में 7 अक्षांश रेखाएं व देशांतर रेखाएं दिखाई थी और जिनके बीच दूरियां समान थी, तो ये इरेटसथनीज ने दिखाया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये इरेटसथनीज ने पूरे संसार का मानचित्र बनाया था। इन्होंने यहाँ पे हमारे अक्षांश रेखाएं, ये देशांतर रेखाओं को प्रदर्शित किया है, जिनके बीच का जो डिस्टेंस वो भी क्या है, सेम नहीं है, अलग अलग है ना। तो आप देख लीजिए कि इरेटसथनीज ने ये वर्ल्ड का मैप बनाया था। वैज्ञानिक विधि से इन्होंने पृथ्वी की परिधि को भी मापने का प्रयास किया था। फिर ये नेक्स्ट है हमारे क्रेट्स ने है, इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी के प्रतिरूप ग्लोब की रचना की थी, जिसमें संसार तथा उसे संतुलित करने वाले कल्पित महाद्वीप, कल्पित यानी कि इमेजिनेटिव जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनको प्रदर्शित किए थे। तो ये क्रेट्स के द्वारा निर्मित पृथ्वी का ग्लोब है। इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी के प्रतिरूप यानी कि ग्लोब की रचना की थी, जिसने क्रेट्स ने। फिर आता है हमारा क्लॉडियस टॉलमी। तो क्लॉडियस जो टॉलमी थे, इनको यूनानी मानचित्र कला के उच्चतम विकास का प्रतीक कहा जाता है। टॉलमी की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी जियोग्राफिया, जो कि 8 खंड हैं, इसमें क्या है 8 खंड है। इन्होंने जो अपनी पुस्तक में संसार के मानचित्र बनाने की विधि तथा 2 प्रक्षेपों का वर्णन किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी बुक थी, जियोग्राफिया बुक थी 8 खंड में, और इन्होंने अपनी बुक में क्या दिखाया था, संसार के मानचित्र बनाने की विधि दी थी तथा
तथा दो प्रक्षेपों मतलब होता है प्रोजेक्शंस का भी वर्णन किया था। ये दोनों प्रक्षेप शंकु प्रक्षेप के संशोधित रूप थे। जो ये पुस्तक थी इसमें टॉल्मी ने संसार का चित्र और 26 प्रादेशिक मानचित्र, प्रादेशिक रीजनल मैप्स कहते हैं, ठीक है, तथा 67 छोटे छोटे क्षेत्र के मानचित्र हैं, इन्होंने ये भी इसमें दिखाया था अपनी पुस्तक में। मानचित्र के दाईं और अक्षांश रेखाओं के अंश तथा ऊपर व नीचे की ओर देशांतरों के अंश अंकित हैं। मानचित्र के बाएं किनारे पर क्लाइमेटा दिया है, जो भूमध्य रेखा से आर्कटिक वृत्त की ओर को वर्ष के सबसे बड़े दिन का घंटों में समय बतलाता है। भूमध्य रेखा तक अफ्रीका की स्थिति शुद्ध है। भूमध्य रेखा के दक्षिण की ओर महाद्वीप की आकृति संकीर्ण होने की बजाय फैलती गई है। तो ये टॉल्मी के द्वारा बनाया गया ये मैप है। यहाँ पे इन्होंने देखे, यहाँ पे इंडियन एशिया ओशियन दिखाया है, यहाँ पे ये यूरोप दिखाया है उन्होंने, इंडिया यहाँ पे दिखाया है, कैस्पियन सी यहाँ दिखाया है, अरेबिया यहाँ पे है, नाइल नदी को यहाँ दिखाया है, ये इक्वेटर को यहाँ दिखाया है, अफ्रीका को यहाँ दिखाया है। तो ये टॉल्मी के द्वारा बनाया गया है पूरा वर्ल्ड का मैप है। फिर बात करेंगे रोमन मानचित्र कला की, यानी कि रोमन कार्टोग्राफी। तो ग्रीस के पतन के बाद रोमन साम्राज्य का विस्तार होने लगा। रोमन लोगों का उद्देश्य अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना था। रोमन विद्वानों की मानचित्र के वैज्ञानिक एवं गणितीय पक्ष में कोई रुचि न थी। पृथ्वी की आकृति व आकार, अक्षांश, देशांतर प्रणाली तथा प्रक्षेप आदि से इनका कोई मतलब नहीं था। इन विद्वानों ने पृथ्वी के गोलाकार मानचित्र बनाए थे। इस संबंध में मार्कस विपासेनियस एग्रिप्पा नामक रोमन मानचित्रकार का नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने 12 ईस्वी पूर्व में प्रसिद्ध ऑर्बिस टेरारम अर्थात संसार का सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था, और इस मानचित्र में एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका तीनों महाद्वीपों में एक सम्मिति दिखाई गई है। तो ये रोमन मानचित्र कला के बारे में है। अब हम बात करेंगे मध्यकाल के बारे में, द मेडिवल पीरियड्स के बारे में। तो मध्यकालीन मानचित्र कला को दो भागों में विभक्त किया गया है। तो पहला है हमारा पूर्व मध्यकालीन मानचित्र कला, अर्ली मेडिवल कार्टोग्राफी। इन देशों में पूर्व मध्यकाल अंधेरा युग कहा जाता है। ईसाई धर्म का प्रभाव इन देशों में अधिक पड़ा। मानचित्रकार पृथ्वी के संबंध में ईसाई धर्म ग्रंथों में लिखी बातों को महत्वपूर्ण मानते थे। इस काल में मानचित्र कला की यूरोपीय देशों में हुई अवनति को उस काल के निम्न मानचित्रों से समझा जा सकता है। तो टी इन ओ मानचित्र, ठीक है, टी इन ओ मैप। इस मानचित्र में अंग्रेजी भाषा के ओ अक्षर में टी अक्षर को रखकर, यानी कि जो ये ओ अक्षर में टी अक्षर को रखकर बाइबल में वर्णित पृथ्वी की दिव्य पूर्णता को प्रकट किया गया है। टी इन ओ मानचित्र में ओ अक्षर इस समय तक ज्ञात संसार की सीमा तथा टी अक्षर की क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर पट्टियां क्रमशः भूमध्य सागर के अक्ष तथा डोन नील देशांतर रेखा को प्रकट करती है। मानचित्र के ऊपरी आधे भाग में एशिया बना है तथा निचले भाग में यूरोप तथा अफ्रीका को समान क्षेत्रफल व आकृति में बनाकर भूमध्य सागर के द्वारा एक दूसरे से अलग दिखाया गया है तथा वृत्त के केंद्र स्वरूप मध्य में यरूशलेम को दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए जो हमारा मैप है, इस मैप में देखिए क्या कर रखा है, ये ओ हमारा मानचित्र है और ये टी शेप में दे रखा है। यहाँ पे यूरोप दिखा है, यहाँ पे अफ्रीका, और यहाँ पे हमारा एशिया दिखाया है, और उसके बाद यहाँ पे यरूशलेम को यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, इस मैप में। फिर जो है सेंट पीट्स का मानचित्र। तो सेंट पीट्स ने रोमन ऑर्बिल टेरारम मानचित्र, जो यूनानी मानचित्रों की तुलना में त्रुटिपूर्ण था, को ईसाई धर्म ग्रंथों के उपदेशों के अनुरूप परिवर्तित कर भौगोलिक दृष्टि से और महत्वहीन बना दिया। तो ये सेंट पीट्स का संसार मानचित्र है। फिर हमारा आता है एब्सटॉर्फ का मानचित्र। तो 4 मीटर व्यास वाले इस मानचित्र में संसार को ईसा मसीह के शरीर के रूप में प्रदर्शित किया गया था। इसमें ईसा मसीह का सिर तथा दोनों हाथ पैर मानचित्र की वृत्ताकार सीमा से बाहर निकले दिखाए गए हैं। फिर है उत्तर मध्यकालीन मानचित्र कला, लेट मेडिवल कार्टोग्राफी। जुआन डी ला कोसा ने 1500 में एक संसार मानचित्र बनाया, जिसमें जॉन कैबोट की कनाडा यात्रा एवं वास्को डी गामा की भारत यात्रा के समुद्री मार्ग दिखलाए गए थे। यह अपने समय का एक प्रसिद्ध विश्व मानचित्र था। फिर है पोर्टोलन मानचित्र, यानी कि पोर्टोलन चार्ट। पश्चिमी यूरोपीय देशों में चुंबकीय सर्वेक्षण पर आधारित एक नवीन प्रकार के समुद्री चार्टों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, जिन्हें पोर्टोलन चार्ट कहते हैं। पोर्टोलन चार्ट, जिनमें
पिसान चार्ट सबसे प्राचीन हैं, चर्मपत्र पर बनाए गए हैं तथा इनका आकार 90 इंटू 45 सेंटीमीटर से 140 इंटू 75 सेंटीमीटर तक है। फिर है मार्टिन वर्ल्ड सिमुलर। वर्ल्ड सिमुलर ने 1507 में एक मानचित्र बनाया। इसमें सर्वप्रथम अमेरिका महाद्वीपों को स्पष्ट रूप से पृथक दिखाया गया था। 2.44 इंटू 1.37 मीटर आकार वाली इस मानचित्र को 12 पत्रकों पर मुद्रित किया गया। इस मानचित्र पर प्रथम बार अमेरिका शब्द लिखा गया था। फिर है डिगो रिब्रो। यह एक पुर्तगाली विद्वान थे जिन्होंने 1529 में आधुनिक मानचित्रों से मिलता एक संसार का मानचित्र तैयार किया। यह मानचित्र प्रशांत महासागर के विशाल आकार की पुष्टि करता है। ये वाला जो मैप है ये दिखाया गया है, ये वर्ल्ड सिमुलर का संसार मानचित्र है, ठीक है, उसके बारे में दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं आधुनिक काल की, द मॉडर्न पीरियड की। तो पहला आता है हमारा वैज्ञानिक उन्नति का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस के बारे में हम पढ़ेंगे। इस काल में मानचित्र कला का उन्नति पर मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा। नवीन उपकरणों के आविष्कार से शुद्ध और उपयोगी मानचित्र बनाना संभव हो पाया है। क्लाइनोमीटर, डंपी लेवल एलिडेट के आविष्कार ने ऊंचाई गहराई निर्धारण के कार्य को शुद्ध बना दिया है। कंप्यूटरों के आविष्कार एवं वायुयान, फोटोग्राफी व दूर संवेदन के बढ़ते हुए प्रयोगों ने मानचित्र कला के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी। फिर नेक्स्ट है मानचित्र की नवीन तकनीकें, न्यू टेक्निक्स ऑफ मैप मेकिंग। मानचित्रों को उपयोगी बनाने के लिए आधुनिक काल में मानचित्रों के आरेखन एवं उनमें विवरणों को प्रदर्शित करने की विधियों ने पर्याप्त संशोधन हुआ। बुआची के छायांकन एवं प्रतीकों के द्वारा ऊंचावच निरूपण की विधि से मानचित्र कला में और विकास हुआ। तो ये जो था अभी तक हमने इसका पढ़ लिया है प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में जैसे जैसे मैप का विकास हुआ। अब जो हम पढ़ेंगे मानचित्रों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैप्स। तो मानचित्रों का निर्माण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है और उद्देश्य विभिन्न होने के कारण विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार मानचित्रों की संख्या बहुत हो जाती है और मानचित्रों का सही वर्गीकरण करना कठिन कार्य हो जाता है। सामान्य रूप से मानचित्रों के वर्गीकरण के अनेक आधार होते हैं जो निम्नलिखित हैं। तो देखिए मैप का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो मापक के आधार पर किया गया है। तो जिसमें आता है हमारा पहला आता है लघु मापक मानचित्र यानी कि स्मॉल स्केल्स मैप्स। लघु मापक मानचित्रों में बड़ी क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाता है, अतएव मापक बहुत लघु होता है। जैसे 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर से प्रदर्शित किया जाता है। एटलस मानचित्र एवं दीवार मानचित्र लघु मापक मानचित्र होते हैं। यानी कि जो हमारे एटलस में मैप्स दिए होते हैं, जो हम वॉल वाले जो हमारे मैप्स होते हैं, तो वो हमारे स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं। समस्त विश्व, महाद्वीप अथवा किसी देश में वितरण मानचित्र या किसी भौगोलिक इकाई को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार के लघु मापक मानचित्र बनाए जाते हैं। तो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम दीर्घ मापक मानचित्र के बारे में, लार्ज स्केल मैप्स। तो दीर्घ मापक मानचित्रों में छोटे छोटे क्षेत्रों के विवरण को प्रदर्शित किया जाता है, अतएव मैप जो मापक होता है बहुत दीर्घ होता है। जैसे 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर से प्रदर्शित करते हैं। स्थलाकृतिक मानचित्र अथवा भूपत्रक मानचित्र दीर्घ मापक पर ही बनाए जाते हैं। किसी जिला, ब्लॉक, कमिश्नरी अथवा राज्य में स्थलाकृतियों अथवा विवरण को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार के दीर्घ मापक मानचित्रों को बनाया जाता है। फिर थर्ड है अब उद्देश्यों के आधार पर जो हमारे मैप बनाए गए हैं। अभी हमने पढ़ा था कि मापक के आधार पर जो मैप बनाए गए थे। अब हम पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस यानी कि उद्देश्य के आधार पर प्रत्येक मानचित्र किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। मानचित्रों के द्वारा अनेक विषयों से संबंधित तथ्यों को निरूपण किया जाता है। वर्च महोदय ने उद्देश्य के आधार पर मानचित्रों को 2 वर्गों में विभाजित किया है। तो पहला है हमारा धरातलीय मानचित्र और दूसरा है हमारा सांख्यिकीय मानचित्र। सामान्यतः उद्देश्य के आधार पर मानचित्रों को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक होता है हमारा भौतिक मानचित्र जिसमें हम फिजिकल मैप जो होता है हमारा, है ना, तो जो हमें प्राकृतिक रूप से प्राप्त चीज़ें जैसे कि पर्वत, पठार, है ना, तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें स्टडी करते हैं। नदियाँ हैं। सांस्कृतिक मानचित्र में हमारे कल्चर मैप्स आ जाते हैं और भौतिक एवं सांस्कृतिक अथवा मिश्रित मानचित्र जैसे कि कंबाइंड मैप्स होते हैं। ठीक है, तो इनको निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर। तो हमारा जो भौतिक वाला यानी कि जो हमारा फिजिकल मैप होता है, इन्हें प्राकृतिक मानचित्र भी कहते हैं हिंदी में। और इसमें बहुत सारे धरातल के तत्व जैसे कि
पर्वत, पठार, मैदान, नदी, समुद्र, जलवायु, वनस्पति आदि को इसमें प्रदर्शित किया जाता है। जो भौतिक मानचित्र निम्नलिखित है। कौन कौन से मैप्स होते हैं फिजिकल मैप्स में, जैसे कि रिलीफ मैप्स, जियोलॉजिकल मैप्स, क्लाइमेटिक मैप्स और वेदर मैप्स, यानी कि ऊंचावच मानचित्र, भूगर्भिक मानचित्र, जलवायु मानचित्र और मौसम मानचित्र। फिर नेक्स्ट है वेजिटेशन मैप्स, यानी कि वनस्पति मानचित्र, सॉइल मैप्स, मृदा मानचित्र, बैथमेट्रिकल मैप्स, अनुगंभीर मानचित्र, महासागरीय मानचित्र यानी कि ओशनिक मैप्स, एस्ट्रोनॉमिकल मैप्स यानी कि खगोलीय मानचित्र और भूकंपीय मानचित्र यानी कि सेस्मिक मैप्स। फिर सांस्कृतिक मैप्स आते हैं हमारे, यानी कि कल्चरल मैप्स आते हैं। इनमें मानव निर्मित तत्वों यथा जनसंख्या, जाति, भाषा, परिवहन तथा भूमि उपयोग आदि का अध्ययन अर्थात प्रदर्शन किया जाता है। ये मानचित्र निम्नलिखित हैं। तो ये हमारे कल्चरल मैप्स कैसे होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल मैप्स यानी कि राजनीतिक मानचित्र, मिलिट्री मैप्स यानी कि सैनिक मानचित्र, पॉपुलेशन मैप्स जनसंख्या मानचित्र, सोशल मैप्स सामाजिक मानचित्र, हिस्टोरिकल मैप्स ऐतिहासिक मानचित्र, ट्रांसपोर्ट मैप्स परिवहन मानचित्र, लैंड यूज मैप्स भूमि उपयोग मानचित्र, डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स वितरण मानचित्र, मिनरल्स मैप्स खनिज मानचित्र और इंडस्ट्रियल मैप्स औद्योगिक मानचित्र। तो ये इनके अंदर आते हैं। और साथ ही ये है वितरण मानचित्र, यानी कि अच्छा ये हम पढ़ चुके हैं। फिर है भौतिक एवं सांस्कृतिक अथवा मिश्रित मानचित्र, यानी कि कंबाइंड मैप्स। वर्तमान समय में इन मानचित्रों पर अधिक बल दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें भौतिक एवं सांस्कृतिक दोनों तथ्यों का प्रदर्शन किया जाता है। तो पहला है स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टोपोग्राफिकल फीचर्स। स्थलाकृतिक लक्षणों के आधार पर मानचित्र दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से दो प्रकार हैं, एक है उच्चतादर्शी मानचित्र और नेक्स्ट है प्लेनीमेट्रिक मानचित्र। फिर है रचना शैली के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टाइल। रचना शैली के आधार पर मानचित्रों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है गुण प्रधान मानचित्र यानी कि क्वालिटेटिव मैप्स, फिर है मात्रा प्रधान मानचित्र यानी कि क्वांटिटेटिव मैप्स। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया मैप का चैप्टर। तो चलिए इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।